निकटतम अर्थ क्या होगा? सूरज। सूरज ये मोटा, मोटा वाला। चलिए, आज का पहला प्रश्न है कि हाथ ना आना इस मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या होगा? पकड़ में ना आना, बहुत बड़ा होना, हाथों का व्यायाम करना या हाथ फैलाना में से आप क्या बताएंगे? चलो, पूछा है कि हाथ ना आना इस मुहावरे का, हाथ ना आना मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या होगा, अर्थात सबसे नजदीक अर्थ क्या होगा? यानी पकड़ में ना आना, बहुत बड़ा होना, हाथों का व्यायाम करना या हाथ फैलाना में से आप क्या बताओगे बेटा? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। चलिए, तो पकड़ में ना आना, हाथ ना आना का अर्थ होता है पकड़ में ना आना, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिर फिर जाना का अभिप्राय क्या होता है? सिर फिर जाना का अर्थ क्या होता है? चक्कर आ जाना, अहंकारी हो जाना, सर दर्द हो जाना, पीछे मुड़कर देखने लगना। सिर फिर जाना का अर्थ क्या होता है? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बता पाएंगे। तो यहां पर सिर फिर जाना का अभिप्राय क्या होता है? चक्कर आ जाना, यह गलत हो जाएगा। सर दर्द हो जाना, यह भी गलत। पीछे मुड़कर देखना, यह भी गलत है। अहंकारी हो जाना, सिर फिर जाना का अर्थ क्या होता है? अहंकारी हो जाना, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह है कि शुद्ध शब्द आपको बताना है। देखिए, शुद्ध शब्द आपसे बताना है। देखिए, यहां इस प्रकार से बार बार ये सारे शब्द आते हैं, तो यहां पर मुझे उम्मीद है कि आप बता पाएंगे। जैसे बहुत सारे शब्द, जैसे मान लीजिए इधर भी लिख दे रहे हैं, जैसे आपसे लिखा जाता है तत्व, तत्व में दोनों तत्व, दोनों ताधा होते हैं। महत्व,
महत्व। तो महत्व में क्या होता है, महत्वाकांक्षी अगर आप लिखते हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा, यानी 2 बार ता क्या होता है, आधा होता है। इसी प्रकार से आप लिखते हैं अहल्या, क्या लिखते हैं अहल्या, बल्कि क्या होता है अहिल्या नहीं अहल्या होता है। फिर क्या लिखते हैं द्वारका, फिर क्या लिखते हैं विभीषण, विभीषण, याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य, ये सारे शब्द जो होते हैं आपके, तो ध्यान रखना है। उज्ज्वल, इसी प्रकार से उज्जैन, तो उज्जैन में आधा जा, लेकिन क्या होता है उज्ज्वल में उत्तधन ज्वल होता है, इसलिए यहां दोनों जा आधा होता है। उत्तधन ज्वल बराबर क्या होता है उज्ज्वल। ठीक है, तो हालांकि ये पहला नहीं बल्कि क्या है, ये आपका डी ऑप्शन उज्ज्वल, 2 बार जा आधा होगा, आधा आधा बिल्कुल। चलिए, तो यहां उज्ज्वल जो है यही आपका शुद्ध शब्द होगा। नेक्स्ट, अनुरक्त का विलोम क्या होता है, अनुरक्त का विलोम क्या होता है, आरक्त, विरक्त, निरक्त या आसक्त। बोलो भैया, उम्मीद है कि आप बता पा रहे होंगे। तो अनुरक्त का विलोम क्या होता है, चलिए उत्तर दीजिए आप। अनुरक्त का विलोम क्या होता है, तो आप कहेंगे विरक्त, आरक्त, आरक्त, निरक्त या आसक्त में से आप क्या बता रहे हैं। उम्मीद है कि आप बता पाएंगे। देखिए, अगर आपको आसक्त की बात किया जाए तो आसक्त का क्या होता है अनासक्त, क्या होता है आसक्त का विलोम होता है अनासक्त, जबकि अनुरक्त का विलोम होता है विरक्त। अनुरक्त का विलोम क्या होता है विरक्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखा जाए। देखिए, निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम होंगे। बोलो, थोड़ा सा अच्छे से आप उत्तर दीजिए, जल्दबाजी मत करिएगा। पूछा गया है निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम वाले होंगे, यानी तत्सम वाला बताना है। शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, काष्ठ, घृत, घोड़ा, कारीगर, ओष्ठ, किताब, नानी, चाकू, निष्ठुर, चम्मच, हाथी और कार। बोलो, कौन सा शब्द है, कौन सा इसमें समूह है जो सब तत्सम है, तो आपको यही बताना है। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल बता पाएंगे। ठीक, बिल्कुल, थोड़ा हाँ जल्दबाजी मत करिए भैया, जल्दबाजी ना करो, जल्दबाजी ना करो। चलिए, हाँ बिल्कुल, आप आसानी से उत्तर देने का प्रयास करिए कि निम्न में से किस समूह में सभी शब्द क्या है तत्सम है। शर्करा है, पवन है, ज्येष्ठ है, अग्नि है। तो शर्करा मतलब क्या होता है, शक्कर होता है। पवन शब्द जो है ये भी आपका तत्सम है, जबकि ज्येष्ठ भी तत्सम है, अग्नि भी तत्सम है। इसलिए पहला वाक्य जितने लोगों ने ये समूह जो है यही आपका तत्सम का समूह होगा। किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं लगा है, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं लगा है। कुरूप, कुशल, कुकर्म और कुचाल। देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय का मतलब यह होता है जब हम उपसर्गों को अलग करते हैं तो उपसर्ग अलग होने के बाद जो मूल शब्द हमारा बचता है वह भी क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, यानी तभी हम उसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो किस इसमें पूछा गया है कु उपसर्ग नहीं है। कुरूप, कुशल, कुकर्म। देखिए, अगर आप तोड़ोगे तो दोनों शब्दों का एक सार्थक अर्थ होना चाहिए। जैसे आपने लिखा कुधन रूप, आपने लिख दिया कुधन रूप, कुरूप हो जाएगा। कुधन कर्म बराबर क्या हो जाएगा, कुकर्म हो जाएगा। कुधन चाल बराबर क्या हो जाएगा, कुचाल हो जाए। लेकिन कुधन सल नहीं होगा, इसलिए 6 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यही आपका नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। चलिए, आज बताना है आप लोगों को, आज मैं क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा लिया हूं, तो आज आपको बताना है कि कितना क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। ठीक है, तो इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द समूह में हुआ है, इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द समूह में हुआ है। पुजारिन, कठिन, चिन्ह, मीन। बोलो भैया, बिल्कुल आसान प्रश्न है, बिल्कुल आप बता पाएंगे, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। एक बार आप लोग शेयर कर दिए होते मेरे सभी प्यारे भाई,
एक बार अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप शेयर कर दिए होते तो इतनी संख्या ना रह जाती, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, करना चाहिए आप लोगों को। चलिए, एक बार अगर आप लोग शेयर कर दिए होते ना, तो हालांकि पूजारिन, पूजार दिन इन, कठिन, चिन्ह, मीन, क्या बताओगे? उम्मीद है आप बता पाओगे। इनमें किस शब्द में नहीं लगा है, बताओ भैया। जैसे आप लिखते हैं तो और तीनों में तो नहीं लगा है, लेकिन पुजारिन में क्या होता है, इन प्रत्यय लगा हुआ होता है, ठीक है। तो मालिन, तेलिन, पुजारिन, ये सब क्या है, इन प्रत्यय का प्रयोग यहां पर मिलता है। अगला प्रश्न है कि जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो जो किसी विशेष का बोध करे उसे कौन सा समास कहते हैं? बोलो, उसे कौन सा समास कहते हैं? यानी इसमें से पूछा गया है जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो जो किसी विशेष शब्द का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय, द्वंद्व, अव्ययीभाव, द्विगु। एक चीज ध्यान रखना है, जैसे आपने लिखा द्विगु समास, द्विगु समास क्या होता है? संख्यावाचक होता है, ठीक है। लेकिन हर संख्यावाचक शब्द द्विगु समास नहीं होता है। जैसे आप लिखते हैं चतुर्भुज, चतुर्भुज यहां पर ध्यान रखना है, दशानन, चतुर्भुज, दशानन, ये सारे ऐसे शब्द होते हैं कि जो बहुब्रीहि समास में होते हैं। तो हालांकि जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो तो पहला पद क्या है? संख्यावाचक, द्विगु समास में आता है, इसलिए यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्विगु समास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखा जाए। द्वंद्व समास किसमें होता है? द्वंद्व समास किसमें होगा? बोलो। लंबोदर, देखिए लंबोदर, अंधकूप, नर नारी, और यहां क्या होता है? शरणागत। यानी पूछा गया है इनमें कौन सा समास होगा? बोलो भैया। अब देखिए लंबोदर जो होता है, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। जब हम दोनों शब्द मिला करके कोई नया नाम ले लेते हैं तो वह क्या होता है? ये हो जाता है किसका? बहुब्रीहि समास, गणेश हो जाता है। तो लंबोदर शब्द जो है यह किसका पर्यायवाची है? गणेश का। तो एक चीज ध्यान रखना है कि पर्यायवाची यहां पर जैसे आपने लंबोदर लिखा, गजानन लिखा, मोदक प्रिय लिखा, मोदक प्रिय लिखा, ठीक है, पार्वती नंदन लिखा। इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये सब क्या होते हैं? लंबोदर, यानी ये किसके पर्यायवाची होते हैं? गणेश के। और जब गणेश के पर्यायवाची हैं तो लंबा है उदर जिसका, अर्थात जब हम कोई नया नाम ले देते हैं तो वहां पर वो क्या हो जाता है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाता है, ठीक। अंधकूप, कुएं की विशेषता अंधकूप है यानी कर्मधार है। नर नारी द्वंद्व समास में क्या होता है? जब हम विग्रह करते हैं तो यहां पर क्या योजक चिन्हों का प्रयोग होता है, और समास करते हैं तो यहां पर क्या होता है? नर नारी शब्द का प्रयोग हम लगा लेते हैं, विग्रह करते हैं तो और का प्रयोग होता है। शरणागत का मतलब होता है शरण में आया हुआ, तो ये तो इसका तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। तो हालांकि यहाँ नर नारी जो है यही द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। किसके? द्वंद्व समास के उदाहरण पाए जाते हैं। चलो, नगर में रहने वाला व्यक्ति के लिए क्या कहलाता है? नगर में रहने वाले व्यक्ति को कहा जाता है शहरी, नागर, नर नारी और शरणागत। क्या बोलोगे आप? जो नगर में रहता है उसके लिए आप क्या नाम देंगे? बोलो भैया। तो यहां शहर में रहने वाले व्यक्ति को शहरी कहा जाता है, नगर में रहने वाले व्यक्ति को नागर कहा जाता है। नागर, एक चीज एक ध्यान रखना है, नागर चतुर व्यक्ति को भी कहा जाता है, नागर चतुर को भी कहा जाता है, और नगर में रहने वाले व्यक्ति को भी नागर कहा जाता है। तो इसलिए यहां पर क्या होगा? नागर,
नगर शब्द में, नगर में रहने वाला व्यक्ति क्या होता है? नागर कहलाता है। चलिए, आगरा का बहुवचन क्या होगा? बोलो भैया, आगरा का बहुवचन क्या होगा? आगरे, आगरों, आगरे। बोलो, या बहुवचन नहीं होगा? क्या बताओगे बेटा, या नहीं होगा? बिल्कुल उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल बता पाएंगे। देखिए, एक चीज आप ध्यान रखना है, आगरा का बहुवचन क्या होता है? नहीं बनता है। जैसे कोई नाम होता है, नाम का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, समझ लीजिएगा। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं बनता है। आपको कई बार मैंने पढ़ाया है, बहुवचन नहीं होता है। यानी जो ध्यान रखना है कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं उनका बहुवचन नहीं होता है। तो जैसे आगरे, आगरों, आगरे यानी नहीं होगा। जैसे प्रयागराजों, प्रयागराजे, ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, किसी व्यक्ति के नाम होते हैं, तो जैसे आप उसमें अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन वो जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। ठीक है, जैसे कहा जाए कि देश में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, तो हरिश्चंद्र किसी व्यक्ति का नाम था, या जयचंदों की कमी नहीं है, देश में जयचंदों की कमी नहीं है। तो अगर किसी व्यक्ति का नाम होता है, उसका बहुवचन आप कुछ का बना सकते हैं, लेकिन जब उसे बनाओगे तो वह व्यक्तिवाचक नहीं जातिवाचक संज्ञा बदल जाती है। तो हालांकि यहां पर जब हम किसी स्थान विशेष का नाम देते हैं तो स्थान विशेष का बहुवचन नहीं बनता है। ठीक है, तो यहां जब किसी स्थान विशेष का नाम दिया जाता है तो वहां बहुवचन शब्द का नहीं बनता है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हालांकि यहां बहुवचन इसका नहीं बनेगा। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहा जाता है? यानी कोई शब्द है, जब उनके शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उन्हें क्या कहा जाता है? यानी आप बताएंगे क्या है? पद, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, या पदबंध में से आप क्या बताएंगे? तो जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है वे क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी में कौन कौन आते हैं? अव्यय और निपात। अव्यय और निपात दो शब्द ऐसे आते हैं जिनके मूल रूप में परिवर्तन करना संभव नहीं होता है, जैसे लेकिन, किंतु, परंतु। विकारी वह शब्द होते हैं जिसमें परिवर्तन होता है संज्ञा, फिर होता है सर्वनाम, सर्वनाम के बाद विशेषण, विशेषण के बाद क्रिया। यानी यहां पर यह ध्यान रखना है कि ये चार शब्द जो होते हैं ये परिवर्तित होते हैं, और अव्यय और निपात क्या होते हैं, इनके मूल रूप में परिवर्तन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो 12 का सी आप बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर होगा। शब्द के सही रूप का चयन करिए। बोलो भैया, यानी इसमें से पूछा गया है, देखिए तृष्णा, तिरेषणा, तृष्णा तो हालांकि बिल्कुल आसान प्रश्न है। इसी प्रकार से आप लिखते हैं कृष्णा, कृष्णा भी हो जाता है। इसी प्रकार से पृष्ठ कई बार पूछा गया है, पृष्ठ कैसे लिखा जाए, तो पृष्ठ ये होता है। इसी प्रकार से इन सारे शब्दों को आप, तो तृष्णा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवित्री, कवि, कवयित्री। देखिए कवि शब्द का कवयित्री होता है, कवि शब्द का क्या होता है? कवयित्री होता है। शिक्षक का शिक्षिका होता है। ठीक है, कुम्हार का कुम्हारिन होता है, पंडित का पंडिताइन होता है, कुम्हार का कुम्हारिन, तेली का तेलिन, माली का मालिन, पंडित का पंडिताइन, ठाकुर का ठकुराइन, ऐसे शब्द यहां पर चलता है। तो कवि का जो है वो कवयित्री चलता है, इसलिए यहां पर यही आपका सी ऑप्शन इज राइट होगा। चलो 14 का सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, संस्कृत के वह शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं वे क्या कहलाते हैं। यानी आपसे पूछा गया कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं वे क्या कहलाते हैं। वे संस्कृत, तत्सम, तद्भव, देशज। देखिए संस्कृत शब्द नहीं कहलाते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम। तत्सम वह शब्द होते हैं जो बिना परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आपने लिखा मातृ, ठीक, हस्त, पितृ, ये सब क्या होते हैं, ये तत्सम शब्द होते हैं। लेकिन मातृ शब्द से क्या बनाया जाता है, माता। हस्त से क्या बनाया जाता है, हाथ। पितृ से क्या बनाया जाता है, पिता बनाया जाता है। तो ये क्या होते हैं, जब इनके मूल रूप में परिवर्तन होता है तो तद्भव कहलाते हैं। देशज वह शब्द होते हैं जिस शब्द के उत्पत्ति के स्रोत का ही पता न चले, वह देशज कहलाता है। जैसे आप लिखते हैं खखरा, जैसे आप लिखेंगे खिचड़ी, जैसे आप लिखेंगे पगड़ी, लोटा, बियाना, ये सारे शब्द क्या होते हैं, ये देशज होते हैं। तो हालांकि यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तत्सम। क्या होगा भैया, क्या चीज भैया 50 नंबर पर होगा। चलिए, दो शब्दों के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं। ओ सॉरी, दो पहाड़ों के बीच, यहां क्या है, दो पहाड़ों के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं, घाटी, उपत्यका, जमीन या ये सभी। यानी दो पहाड़ है, उसके बीच कोई स्थान खाली है तो उन स्थानों को किस नाम से जाना जाता है। तो हालांकि यहां पर घाटी नहीं बल्कि क्या कहेंगे, घाटी बोलेंगे कि उपत्यका बोलेंगे। चलो एक बार आप लोगों को देख लेते हैं आपका राइट आंसर क्या मिल रहा है, बोलो भैया। बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि आप बता पाएंगे। चलिए चलिए देखते हैं क्या उत्तर मिल रहा है आप लोगों का। तो दो पहाड़ों के बीच की भूमि जो होती है उसके बारे में आपसे पूछा गया, क्या बताएंगे आप। उम्मीद है कि आप बता पाएंगे। चलिए, तो हालांकि बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि आप बता पाएंगे। पर्वत के पास की जो भूमि होती है वो उपत्यका है। काफी लोगों ने तो बताया है लेकिन काफी लोगों का गलत हो गया है। घाटी शब्द होता है, घाटी बीच का होता है और पर्वत के पास या किनारे की भूमि उपत्यका कहलाती है। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, ये इज राइट आंसर। चलो अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही है। वह टका सा उत्तर देता है, वह टका सा प्रश्न देता है, वह टका सा जवाब देता है, उपरोक्त सभी में से क्या होगा। बोलो बेटा। तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, उम्मीद है कि आप बिल्कुल बता पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को बताने के लिए। काफी लोगों ने सही बताया है, नाम मैं नहीं ले सकता हूं भैया। टेट वाले भी पढ़ सकते हैं, लेखपाल भी पढ़ सकते हैं, जिसकी इच्छा सब लोग पढ़ सकते हैं। तो वह टका सा जवाब देता है, यानी निम्न में से कौन सा सही होगा। तो वह टका सा उत्तर नहीं दिया जाता है, टका सा प्रश्न नहीं देता है, वह टका सा जवाब देता है, यानी उत्तर देता है, जवाब हो जाएगा। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 का सी। आवरण में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। आवरण में, अच्छा यहां फिर से एक बार आप देखिए क्या कह रहा है, पूरा वाक्य देखिए। आवरण में कौन सा उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाया जा सकता है। बोलो। निधन आवरण नहीं हो जाएगा, निवाधन आवरण नहीं होगा, परिधन आवरण, पर्यावरण, पर्यधन आवरण।
तो परिधन आवरण बराबर क्या होता है, पर्यावरण बन जाएगा। इसलिए यहां पर सी, 18 का सी, परिधन आवरण बराबर पर्यावरण। ये यण संधि का उदाहरण भी है। किसका, यण संधि का उदाहरण भी है। इसी प्रकार से परिधन आप्त बराबर क्या होता है, पर्याप्त हो जाता है। ठीक, परिधन आवरण बराबर पर्यावरण। ठीक, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और वह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं क्या मिल रहा है। अष्टाध्यायी में समास कौन सा होगा, बोलो। अष्टाध्यायी में समास आपसे पूछा गया है, क्या समास होगा, बिल्कुल बता पाएंगे आप। तो यानी अगर आपसे पूछा जाए अष्टाध्यायी, तो 8 अध्याय, इसी प्रकार से सतसई, पसेरी, पसेरी, दुपट्टा, क्या होता है, दुपट्टा, पसेरी, अष्टाध्यायी, सतसई, चवन्नी, चवन्नी, अठन्नी। तो इस प्रकार से जहां यहां पर होते हैं द्विगु समास के उदाहरण होते हैं। किसके होते हैं, द्विगु समास के उदाहरण ये पाए जाते हैं। बिल्कुल उम्मीद है कि आप बिल्कुल बता पाएंगे। ये सारे शब्द भैया आज के समय में खूब पूछे जा रहे हैं, इसलिए इन्हीं शब्दों को मैं लिख रहा हूं। बाकी जो आपके परंपरागत है वो तो आपको पता ही है, जो अब के परीक्षा में पूछे जाते हैं। निषेध का विलोम क्या होता है, निषेध का विलोम क्या होता है, विधि, स्वीकृत, निश्चित या स्वीकार में से आप क्या बताओगे। तो एक चीज आप चलो इसको देख लेते हैं, आपका क्या आंसर मिल रहा है, फिर मैं बताता हूं। ठीक है, चलो निषेध का उत्तर क्या दे रहे हैं, अभी किसी का उत्तर नहीं मिला है मुझे। चलो जल्दी से आप बताइए भैया। अभी यहां निषेध का तो हालांकि अभी उत्तर मुझे मिल नहीं पाया है। अच्छा, बी, जूही सोनकर जी ने सी बताया है, आर के राय डी, जय देवी ने ये बताया है, उपेंद्र सिंह ने बी बताया है, काफी लोग बी और काफी लोग डी बता रहे हैं। तो विधि का निषेध, यानी यहां पर विधि का निषेध होता है। ठीक, तो यहां पर क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखा जाए। पूछा गया है कि बच्चे बहुत सी गलतियां मात्राओं के प्रयोग में करते हैं, वाक्य में रेखांकित अंश क्या होता है। यानी आपसे पूछा गया है कि ये यहां पर क्या है, बहुत सी, बहुत सी को आप रेखांकित करेंगे। बच्चे बहुत सी गलतियां मात्राओं के प्रयोग में करते हैं, तो यहां पर पूछा रेखांकित अंश में कौन सी संज्ञा होगी। तो गुणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक में से आप क्या बताओगे, पूछा गया है। देखते हैं आप क्या बता रहे हैं उत्तर। यहां पर देखिए क्या होता है, बच्चे बहुत सी गलतियां मात्राओं के प्रयोग में करते हैं, गुणवाचक तो है नहीं, निश्चित संख्या भी नहीं बता रहा है, अनिश्चित संख्यावाचक हो सकता है या अनिश्चित परिमाणवाचक हो सकता है। तो जहां पर हम किसी व्यक्ति वस्तु की बात करते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, गलतियां करता है। अब गलती को आप क्या कर सकते हैं, गलतियां मात्राओं के प्रयोग में करता है, तो जिसको आप क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वह क्या होता है, संख्या में। और जिसको आप माप या तौल सकते हैं, उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो हालांकि बिल्कुल उम्मीद करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के रूप में आ जाएगा। ठीक है, फिर से जानो, बच्चे बहुत सी गलतियां मात्राओं के प्रयोग में करते हैं। जैसे आप मान लीजिए एक गलती किए, दो किए, तीन किए, चार किए, पांच किए, तो गिनती आप ऐसे करते हैं, 1 2 3 4। लेकिन जहां आप माप या तौल की करते हैं, 1 किलो 2 किलो, तो इस प्रकार से अगर यहां पर प्रयोग किए जाएंगे, तो यहां पर क्या हो जाएंगे, परिमाण होता है। तो यहां पर क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के रूप में जाने जाएंगे। ठीक है बेटा, क्या बोलेंगे आप। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक, ये निम्न में से किसके उदाहरण होते हैं।
पूछा है कि गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक, ये सभी निम्न में से किसके उदाहरण होते हैं? तो ये किसके होते हैं? विशेषण के। गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, ये सब क्या होते हैं? विशेषण के भेद होते हैं। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या बताएंगे? चलिए, पुस्तक कैसी संज्ञा, यहां पर आपसे पूछा गया है लिंग क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, इनमें से कोई नहीं। पुस्तक में कौन सा लिंग है? बोलो भैया। देखिए, पुस्तक एक ऐसी संज्ञा होती है, जो पुस्तक अगर पूछा जाए तो संज्ञा पूछेंगे तो आप जातिवाचक बताएंगे। अगर यहां पर लिंग की चर्चा की जाए तो यह क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है, क्योंकि पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक खरीदी जाती है, पुस्तक लिखी जाती है। तो पुस्तक, देखिए हिंदी में मात्र दो ही लिंग बचे हैं, एक तो है पुल्लिंग और एक है स्त्रीलिंग। नपुंसक लिंग का प्रयोग यहां पर नहीं होता है, तो पुस्तक का लिंग क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? तमाम देश भर में बात फैल गई, देश भर में बात फैल गई, पूरे देश भर में बात फैल गई, संपूर्ण देश भर में बात फैल गई। बोलो भैया। चलो एक बार थोड़ा सा मौका मैं आपको दे दे रहा हूं कि आप देख कर समझ कर उत्तर दीजिए। चलो एक बार आप संभल के दीजिए उत्तर, कोई जल्दबाजी नहीं है कि आपको बहुत कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ, पूछा गया है कि निम्न में, देखिए तमाम देश भर में, तमाम का देश भर में बात, पूरे देश भर, जब पूरा हो गया तो भर भी तो वही आ गया। संपूर्ण देश भर, भर लगाओगे संपूर्ण, दो गलत हो जाएगा। यानी देश भर में बात फैल गई, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल। क्या बता रहे हैं? बी, काफी लोगों ने बी बताया, काफी लोगों ने डी बताया है। किस शब्द में इत प्रत्यय लगा हुआ है? बोलो। तो यहां पर प्रतिधन एक प्रोत्साहन धन इत होता है, तो इसलिए यहां पर मैं उम्मीद करता हूं कि आप बता पाएंगे क्या होगा इसका? प्रोत्साहित। बिल्कुल उम्मीद कर रहा हूं आप बता पाएंगे। तो प्रोत्साहन या प्रोत्साहधन इत बराबर क्या हो जाता है? प्रोत्साहित। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रोत्साहित में इत प्रत्यय लगा हुआ है। उपधन स्थित बराबर, लिखने पढ़ने में कौन सा समास होता है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व। देखिए जब लिखने पढ़ने में क्या होता है? द्वंद्व। जब क्या होते हैं? प्रायः और योजक चिन्ह प्रायः किस में आता है? द्वंद्व समास में होता है। लिखने पढ़ने में कौन समास होगा? द्वंद्व समास। चलो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? बोलो। अभी द्वंद्व द्वंद्व आप चिल्ला रहे थे, तो आप बताइए वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द बिल्कुल सही होगा? बिल्कुल उम्मीद है कि आप बता पाएंगे। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना है कि द्वंद्व होता है वर्तनी की दृष्टि से, यही कि आपका पहला ऑप्शन द्वंद्व, अनुस्वार का प्रयोग नहीं, आधा ना का प्रयोग हो रहा है, इसलिए द्वंद्व जो होगा ये आपका, उम्मीद कर रहा हूं कि बिल्कुल आप बता पाएंगे। चलो तो द्वंद्व बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उस वाक्य को क्या कहते हैं? और उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, क्रिया कहते हैं, मूल धातु कहते हैं, यौगिक धातु कहते हैं। बोलो बेटा। जैसे धातु में प्रत्यय लगाकर हम क्या करते हैं? क्रिया बना लेते हैं। तो धातु क्रिया है नहीं, मूल धातु, यानी वो क्या कहलाएगा? यौगिक धातु कहलाएगा।
जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बन जाती है, तो यानी यह यौगिक धातु होता है। यौगिक धातु बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हालांकि यहां पर क्या होगा, यौगिक धातु बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा का वह रूप जिसे क्रिया के आधार का बोध होता है, क्या होता है? बोलो भैया। संज्ञा का वह रूप जिसे क्रिया के आधार का बोध होता है, तो वहां पर क्या होता है, आधारो अधिकरणम। आधारो अधिकरणम यानी आधार को सूचित करने लगेगा, तो वह क्या हो जाएगा, अधिकरण। अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में और पर। जैसे घर में मेहमान आए हैं, मेज पर पुस्तक रखी है, पुस्तक रखने का आधार क्या है, मेज, तो यहां में और पर जो होते हैं अधिकरण कारक के चिन्ह कहलाते हैं। संस्कृत के वे मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं वे क्या कहलाते हैं? तो हालांकि यही प्रश्न एक बार पहले भी आ चुका है, तो ये क्या हो जाएंगे, तत्सम शब्द। संस्कृत के वे मूल शब्द जो संस्कृत में थे और आज इनका प्रयोग हो रहा है, वो क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द के रूप में जाने जाते हैं। एक अनार 100 बीमार, 100 एक अनार 100 बीमार क्या होता है, यह क्या है, मुहावरा है, वाक्य है, वाक्यांश है या लोकोक्ति है? बोलो भैया। उम्मीद है कि बिल्कुल आप बता पाएंगे। तो हालांकि आपने देखा है कि 100 एक अनार 100 बीमार मुहावरा नहीं बल्कि क्या है, लोकोक्ति है। लोकोक्ति का मतलब यह होता है कि जैसे सामान कम है और लेने वाले ज्यादा हैं। एक अनार है, 100 लोग बीमार हैं, यानी अनार की जरूरत कई लोगों की है लेकिन अनार एक ही है। तो इस प्रकार ये क्या होता है, जब भी कोई ऐसी बात होगी कि यानी किसी वस्तु कम है और लेनदार ज्यादा हैं, तो वह एक क्या होगा, लोक में उक्ति हो जाएगी। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, एक अनार 100 बीमार क्या होता है, लोकोक्ति के रूप में जाना जाता है। कोप शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कोप। कोप शब्द का बिल्कुल उम्मीद करता हूं गुस्सा, रोष, अमरस, कोप, यहां पर क्या हो जाएगा, अमरस। कोप, गुस्सा, रोष, अमरस ये क्या होते हैं, ये सारे के सारे शब्द किसके, कोप के पर्यायवाची माने गए हैं। किसके? आक्रोश भी उसका होता है। कोप का पर्यायवाची क्या होता है, आक्रोश भी होता है। तो इसको हम लोग यहां पर 32 का सी जानेंगे आंसर। गौरव गाथा, इन शब्दों के बीच में लगा चिन्ह क्या कहलाता है? गौरव गाथा। लाघव चिन्ह मतलब होता है छोटा। जब बड़े शब्दों को छोटे रूपों में लिखना होता है तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हंस पद होता है जब किसी भी वाक्य में कोई शब्द छूट जाता है, इसको लगा के हम लिखते हैं। हंस पद को ही हम त्रुटि विराम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? त्रुटि विराम के नाम से। योजक चिन्ह ये होता है। तो हालांकि गौरव गाथा जो शब्द है, ये गौरव गाथा, गौरव गाथा के बीच में क्या लगा है, योजक चिन्ह लगा है, इसलिए 33 का सी आंसर बिल्कुल सही होगा। आओ, पाकिट मार शब्द में कौन सा समास होगा? जब कतरा। जब कतरा, जेब को कतरने वाला। पाकिट मार, पाकिट को मारने वाला। यानी इस प्रकार से जो शब्द होते हैं वह तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्या होगा, यानी पाकिट को मारने वाला पाकिट मार, जेब को कतरने वाला क्या होता है, जब कतरा। तो इसलिए पाकिट मार शब्द में क्या होता है, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण ये माना जाता है। किसका होता है? तत्पुरुष समास का ये उदाहरण होता है। ठीक,
प्रधान अध्यापक की बात, प्रधान अध्यापक हो गया, इसको होना चाहिए प्रधानाध्यापक की बातें सुनकर मैं शर्म के मारे चुप हो गया। रेखांकित वाक्य का वाक्यांश का भाव किस मुहावरे से व्यक्त होता है? कहा कि प्रधानाध्यापक या प्रधान अध्यापक की बातें सुनकर मैं शर्म के मारे चुप हो गया। आकाश पाताल एक कर गया, अपना सा मुंह लेकर रह गया, अपनी उल्ली सीधा करने लगा, उल्टी गंगा बहाने लगा। बोलो। तो हालांकि यहां पर आप क्या बताएंगे कि प्रधानाध्यापक शर्म के मारे आप चुप हो गए, इसका मतलब है अपना सा मुंह लेकर क्या है, रह गए। बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलो देखते हैं बेटा आप क्या बता रहे हैं, आपके आंसर को भी देख ले रहा हूं। चलिए, तो यहां पर आपने देखा प्रधान, तो यहां पर क्या होगा, अपना सा मुंह लेकर रह जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आंखें दिखाना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? आंखें दिखाना, लज्जित करना, स्वागत करना, सावधान करना या क्रोध से देखना? क्या उत्तर होगा बेटा बताओ? आंखें दिखाना, आंखें दिखाना का मतलब होता है क्रोध से देखना। आंखें दिखाने का अर्थ क्या होता है? क्रोध से देखना। यहां क्या होता है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आंखें दिखाना क्या होता है? डराना या क्रोध से देखना। चलो, कहु रावण रावण जग केते। बोलो भैया, इसका उत्तर थोड़ा संभल के दीजिएगा, जल्दबाजी में। कहु रावण रावण जग केते पद में रावण शब्द का प्रयोग क्रमशः किस प्रकार के शब्दों के रूप में हुआ? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक। देखिए, कहु रावण रावण जग केते, कहु रावण रावण जग केते पद में रावण शब्द का प्रयोग क्रमशः हुआ है किस रूप में? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा? बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल बता पाएंगे। देखिए, कहु रावण, एक बार रावण के लिए कहा गया रावण जग केते, तो यहां एक नाम के लिए गया, यहां पर रावण पूरे संसार के लिए, पूरे संसार को रावण बना दिया गया है। इसलिए व्यक्तिवाचक, पहले में व्यक्तिवाचक है और दूसरे में क्या है? जातिवाचक। ठीक, यहां पर व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों संज्ञा होंगी। क्यों होंगी? कहु रावण रावण जग केते, पहले में क्या है? रावण को संबोधित किया गया है, एक व्यक्ति को कहा गया है, और रावण जग, पूरे संसार को रावण बना लिया गया है। तो जहां पर जब एक ही व्यक्ति में सबको समाहित कर दिया जाता है तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। अनुकरणीय में लगा प्रत्यय कहलाता है। तो एक चीज आपने देखा, अनुकरण धन ईय बराबर क्या होता है? अनुकरणीय होता है। अनुकरण धन ईय नहीं बल्कि ईय होता है, इसलिए अनुकरणीय शब्द होता है। कैसा शब्द होगा? अनुकरणीय। अगले प्रश्न में देखते हैं कि राजा नगर में आए अर्थ के अनुसार यह वाक्य निम्न में से किस प्रकार के अंतर्गत आता है? बोलो। राजा नगर में आए अर्थ के अनुसार यह किस प्रकार का वाक्य होगा? जैसे संदेह सूचक, विधानवाचक, संकेतार्थक, इच्छाबोधक। ना तो यहां पर हमारी कोई इच्छा व्यक्त हो रही है। चलिए देखते हैं क्या बता रहे हैं आप। ना तो मेरी इच्छा व्यक्त हो रही है कि राधा नगर में आए, राजा नगर में आए क्या होता है? आए अगर करते, राजा नगर में आए अगर होता तो हम ये कहते कि हमारी इच्छा हो रही है। राजा नगर में आएंगे तो हमें संकेत मिल रहा है। राजा नगर में आएंगे इसका मतलब संदेह होता।
लेकिन कह रहा विधानार्थक मतलब होता है जिसके बारे में कुछ बताया जाता है। जैसे अब मैं कहूं कि छात्र पढ़ रहे हैं तो छात्र के बारे में हमने बताया कि छात्र पढ़ रहे हैं। राजा नगर में आए, हमने राजा के बारे में बताया तो राजा नगर में आए। यहां विधानार्थक वाक्य होता है। कैसा वाक्य होता है? विधानार्थक वाक्य। अगला, निम्नलिखित शब्दों में से बहुब्रीहि सामासिक शब्द कौन सा होगा? हालांकि बिल्कुल उम्मीद है कि यहां पर आप सब बता पाएंगे। तो चलिए एक बार आप लोग देखते हैं क्या उत्तर दिया आप लोगों ने। चलिए, विधानार्थक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित शब्दों में से संबंध बहुब्रीहि समास का उदाहरण क्या होता है? दशानन, ये आपका बिल्कुल। वीणापाण, चक्रधर, दशमुख। तो इस प्रकार से शब्द जो होते हैं ये बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट डे आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए आप सभी प्यारे भाई बहनों को धन्यवाद। एक बार आप ये जरूर बताइए कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही हुआ। एक बार सब लोग बता के तो जाइए।